हाय हेलो नमस्कार। 67वीं बीपीएससी का हम लोगों ने जो है एनालिसिस कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं आप चैनल के ऊपर में ही आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप चैनल खोलेंगे आपको ऊपर में ही लगातार 3 वीडियो दिखेंगे। ठीक है, 3 वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर हम एक वीडियो में एनालिसिस करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे की एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो उतना लंबा टाइम आप देंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो बोरिंग है, ऑब्वियसली बोरिंग है, और दूसरा कि टाइम टेकिंग है, काफ़ी लंबा टाइम लेता है। ठीक, तो इसीलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे तो मैं सोच रहा था कि और ज़्यादा पार्ट्स इसके बनाऊं ताकि और सुविधा हो आपको, लेकिन इसलिए थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि एक बार जो फ्लो बन जाता है ना आदमी का, तो फिर उसके बाद वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए 3 रखा है, 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, या 50-50-40 क्वेश्चन ऐसे करके आप करेंगे। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद ही देख लेंगे। मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा आपको समझाने में भी और उसको सॉल्व करने में भी। ठीक है, तो ये है 68 यानी 68वीं का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी प्री का। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग डिस्कशन, बुकलेट सीरीज ए। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया। एकदम मतलब कितना प्रिसाइज करके लिखा हुआ आपको कि कानून के समक्ष समानता। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो आप बताइए आंसर जो है वो है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कैसे है करते हैं। देखिए, कानून के समक्ष समानता जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक नकारात्मक अवधारणा है। इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति जो है वो अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है। तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, इसीलिए ब्रिटेन इसका सही आंसर है। और समझा देता हूँ, इसी अनुच्छेद में एक लाइन और जोड़ी गई है। वो लाइन है कानूनों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये वाला जो है ये यूएसए से प्रेरित है। ठीक है, तो यूएसए से लिया गया है। तो अगर ये लाइन लिखी होती तो आपका आंसर होता यूएसए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? बताइए जल्दी से आंसर। तो आंसर है सी, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक, तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूरा जो प्रक्रिया हुआ, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 का जो टाइम है, ये जो पूरा टाइम है यही वो टाइम है जिसमें हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये जो पूरा टाइम है वो है 2 साल 11 महीना 18 दिन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का पूछा जा रहा है। ठीक, तो राज्य का किसके प्रति होता है? जिस तरह केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी तरह राज्य में विधानसभा के प्रति। समझ गए? तो इसका आंसर है सी। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, 164 का 2, वो कहता है कि राज्य के सभी मंत्री जो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक विधानसभा में सरकार के पास बहुमत है, मेजोरिटी है, तभी तक मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक, पड़ता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तब निम्नलिखित कथन इतने सारे हैं: निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो किसका बताइए आप? ठीक है, सही आंसर चुनिए। सही कथन कौन सा है वो चुनिए। तो सही कथन है बी, 1 तो 4। ठीक, तो 73वें
संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत गांवों को निर्णय लेने की शक्ति यानी डिसीजन मेकिंग स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जो शक्तियां हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है और एक पूर्ण ग्रामीण शासन व्यवस्था सौंपी गई। इसमें न्यायिक शक्तियों यानी जुडिशियल पावर्स का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। ठीक है, यानी पंचायतें अदालत की तरह सजा या कोर्ट के फैसले नहीं सुना सकती। ठीक, सिर्फ प्रशासनिक पावर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 जो है वो गलत है, अब बाकी जो 1, 2, 4 है वो सही है। समझ गए, क्योंकि न्यायिक शक्तियां नहीं दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर और कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन, तो बताइए। तो आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे? तो राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य आते हैं। ठीक है, जो कि बी वाले भी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। समझ गए? तो जो हम लोग चुन के भेजते हैं एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं। ठीक, तो राज्यसभा में सांसद भी मतलब वो वोट डालकर क्या करते हैं, राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। यानी जनता सीधे नहीं चुनती, लेकिन अपने प्रतिनिधि के द्वारा सांसद को चुनती है राज्यसभा के सांसदों को। और राष्ट्रपति जो है वो भी मनोनीत करते हैं, मनोनयन करते हैं, लेकिन वो करते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को सीधे सीधे नॉमिनेट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो बताइए किसका संबंध है। इसमें भी डी आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, कैसे? तो देखिए ये तीनों ही बातें जो है जो ऊपर लिखी हुई हैं, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र या कॉलेजियम प्रणाली, तो ये तीनों ही बातें जो है वो कोर्ट से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि कुछ मामले जैसे 2 राज्यों का विवाद या केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, ये सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, ये इसको हाई कोर्ट नहीं देख सकती। ठीक है, दूसरा जो है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ये निचली अदालतों यानी हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक, और तीसरा जो है कॉलेजियम प्रणाली, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है या ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, एक जजों का समूह होता है जिसको कॉलेजियम कहते हैं। ठीक, तो वही सिफारिश करता है, उसी के आधार पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऐसे तो हम बालिग 18 वर्ष में हो जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमको 21 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक, तो आंसर होगा ए। पंचायत का जो चुनाव होता है जैसे प्रधान, सरपंच, वार्ड मेंबर, तो इसको लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, जो ऑप्शन सी है। ठीक है, और लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के जो उम्र होता है वो 25 वर्ष होता है। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, और ये 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, यही पूछ रहा है। ठीक, तो बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी जो है ये तीनों सही है। समझ गए? अब पूछा है कि सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, अब सही कैसे है वो बता दें। राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम खोल सकती है, बिल्कुल सही। ठीक, इसके सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही। नए नियमों यानी कि 2019-21 के जो संशोधन हुए थे उसके अनुसार जिला फोरम अब 50 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई करता है। पहले ये सीमा कितनी थी, 20 लाख की थी।
ठीक, तो तीनों के तीनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ठीक, आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय, ब्लॉक लेवल बॉडी पे। ठीक, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे चलता है, जिसको 3 टियर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ग्राम स्तर पे पहला लेवल है, ग्राउंड लेवल पे कहते हैं इसको ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरे स्तर पे ब्लॉक, मध्यवर्ती स्तर कहते हैं इसको मिडिल लेवल। ठीक है, या फिर पंचायत समिति जो गांव और जिलों के बीच की कड़ी होती है। और तीसरा जो उच्च स्तर है, ठीक है, जिसको टॉप लेवल कहते हैं, वो जिला स्तर होता है, ये होता है जिला परिषद। इसलिए पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसको किया गया था बताइए। सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP शुरू किया गया था। तो इसी कार्यक्रम के मददगार के रूप में और इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए। तो ये पहला कार्यक्रम था जिसको देश में लागू किया गया था 1953। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, बताइए। सही उत्तर है ए। ठीक, 1 2 3 तीनों। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार का निर्माण करना। ठीक है, तो SEZ का क्या होता है मतलब बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका जो मकसद है वो देश में व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ठीक, इसके 3 मुख्य लक्ष्य होते हैं। एक तो होता है कि नए बिजनेस को शुरू करवाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक, देश का सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, और जब नई कंपनियां खुलेंगी तो स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए रोजगार यानी जॉब्स पैदा होगा। ठीक है, इसलिए तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि विपणन प्रणाली यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो क्या है उपाय। सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तीनों ऊपर वाला जो है। तो किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने और देश में अनाज की कमी न होने देने के लिए सरकार ये तीनों उपाय करती है। एक तो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसल काटने से पहले एक तय कीमत की गारंटी देती है ताकि किसानों को नुकसान न हो। बफर स्टॉक, सरकार भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के जरिए अनाज को क्या करता है, किसानों से खरीदता है और गोदाम में इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखता है। फिर PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन व्यवस्था। उसी अनाज को गरीब परिवारों तक सस्ते दामों में राशन की दुकानों के जरिए पहुंचाया जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी कंपटीशन एक्ट 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। किस समिति ने। ठीक है, तो किस समिति ने दिया था। सही आंसर है बी, SVS राघवन समिति। ठीक है, तो बाजार में कोई भी कंपनी अपनी मनमानी न कर सके और ग्राहकों को, जो ग्राहक हैं उनको नुकसान न पहुंचाए, जैसे मोनोपोली स्थापित न करें यानी एकाधिकार न जमा ले। इसके लिए सरकार ने साल 1999 में ही
SVS राघवन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस समिति की सिफारिश पर पुराने जो MRTP एक्ट को खत्म करके नया प्रतिस्पर्धा नियम 2002 पास किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस सूची को उस सूची से मिलाइए। और सूची में बात क्या है कि पहला है धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति और लाल क्रांति। ये जो चारों क्रांति हुई है ये क्यों? ठीक, तो सही आंसर बताइए आप। सही आंसर है ए। ठीक है, ए का 4, यानी कि धूसर क्रांति जो हुई वो उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए। बी का 1, ठीक है, गुलाबी क्रांति हुई प्याज का उत्पादन के लिए। और सी का है 3, यानी रजत क्रांति जो हुई अंडे का उत्पादन के लिए। और लाल क्रांति हुई है टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए। समझ गए। धूसर क्रांति को ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, और रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो कौन सी थी बताइए जल्दी। प्रथम, तृतीय, पंचम, कोई भी नहीं। समझ गए, कोई भी नहीं थी। तो इसका आंसर है ई, क्योंकि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 8वीं थी, ठीक है, 5 वर्ष के लिए प्लान किया गया 1992 से 1997। इसका मुख्य ध्यान था कि मानव संसाधन विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान दिया जाए। चूँकि विकल्पों में क्या है कि 8वीं जो है कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, केवल प्रथम, तृतीय और पंचम दिया गया, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, बाकी प्रथम, तृतीय या पंचम नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर जानते हैं, कर्नाटक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, की घोषणा की थी? तो बताइए। तो नहीं बताइए, छोड़िए, मैं बता देता हूँ, बी, यूनियन बजट 1992 से 93 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचवर्षीय योजना, इसको एक्सप्लेन कर दूं 17 नंबर को। देखिए, जो यूनियन बजट 1992 से 93 में आया था, ठीक है, तो 1991 में आर्थिक संकट आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद जो है तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने बजट पास किया 1992-93 में। ठीक है, तो उन्होंने लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उसकी शुरुआत की थी। ये भारत के जो रुपए थे उसको बाजार के अनुसार बदलने, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है उसको तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसे आंशिक रूप से परिवर्तनीय रुपया यानी पार्शियल कन्वर्टेबल रूपी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से थे क्या? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता या साहित्य? आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, 1, 2, 4। ठीक है, जो 1, 2, 4 है इसका आंसर। ठीक, तो मूल रूप से भारत की जो पंचवर्षीय योजना के 4 मुख्य बुनियादी लक्ष्य थे, कोर गोल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वो ग्रोथ यानी विकास था, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण था, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता और इक्विटी, समानता, न्याय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, और ये कहता है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण यानी सर्वे करता है? तो बताइए कौन करता है? सबको पता होगा, NSSO। तो भारत में जो घरेलू उपभोक्ता व्यय होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका डेटा इकट्ठा करता है, ज़मीनी स्तर पर सर्वे करने का काम करता है NSSO। NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो सर्वे करने का जो काम NSSO का है, लेकिन उस डेटा के आधार पर जो गरीबी रेखा तय करने या उसका अनुमान लगाने का काम है, ठीक ना, वो पहले योजना आयोग करती थी, प्लानिंग कमीशन करता था, अब जो है नीति आयोग करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर्वे के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और ये नहीं पूछा कि कौन लागू करता है, ठीक। क्या पूछा है? निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, बस इतना ही पूछा है। कौन निर्धारित करता है ये नहीं पूछा, अगर निर्धारित होता है तो नीति आयोग होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का व्यापार संतुलन यानी माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए है, किसके लिए है? तो सही उत्तर है ए, माइनस ब्रैकेट में और 10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक। तो व्यापार संतुलन जो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है देश का कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस कुल आयात इंपोर्ट, ठीक है। यानी दिसंबर 2022 में भारत ने विदेशों से जो सामान और सेवाएं खरीदी थी यानी आयात किया था वो ज़्यादा थी, और जो निर्यात किया था वो कम था, ठीक है। बस इतना सा मतलब, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी? बताइए। ए 4%, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। तो मुझको लगता है इसको नहीं करना चाहिए एक्सप्लेन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? बताइए किस जिले में? इसका इंग्लिश होता है मैक्सिमम रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। किस जिले में है? सही उत्तर है ई, किसी में नहीं, जो भी यहाँ पे दिया गया उसमें से किसी में। सबसे ज़्यादा जो है पटना और बेगूसराय में है, ठीक है। तो यहाँ बेगूसराय भी नहीं है, पटना भी नहीं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है, आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़िएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें ये सब डेटा होता है, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक जो पंजीकृत कारखाने और औद्योगिक इकाइयाँ जो बनाई गई है, ठीक, या वहाँ से जो मिलने वाला टैक्स है, तो औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से पटना और बेगूसराय जिले में केंद्रित है, और इसमें कोई भी ऑप्शन में पटना और बेगूसराय नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ई। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया। कितना हुआ, कितना से बढ़कर, यही पूछा है, ठीक है। बताइए आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत डेटा दे रहा है। इसका आंसर है ए, 1062 से 1090 हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं आर्थिक सर्वेक्षण से के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन, ठीक है, उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? तो वृद्धि दर पूछा है, बताइए। 2.5% था, सी आंसर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? यही बताना है। तो सही क्या है? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है 2.5%, ठीक। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइए। सही उत्तर है डी, एक से अधिक, ठीक है।
कैसे सही है बता देते हैं। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर की वस्तुएं जैसे अनाज, फल, सब्जियाँ उत्पादन होती हैं। समझ गए। और जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी वाला तो आ गया, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि पिछले कई सालों से बिहार के व्यावसायिक ढांचे यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है आज भी खेती पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। ठीक, चूंकि एक से ज़्यादा कथन जो है वो बिहार की आर्थिक स्थिति की विशेषताओं को सही दर्शाता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे। किसके दौरान अपनाए गए थे, ये पूछ रहा है। तो साइमन कमीशन भारत आया था उस समय, या बंगाल विभाजन हुआ था तब, होम रूल आंदोलन चला था तब, या इनमें से सभी में, या फिर किसी में नहीं। तो सही आंसर है बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, तो साल 1905 था जब अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में पहली बार जो है ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया, बाइकआउट कर दिया गया, और अपने देश के बने जो स्वदेशी सामान थे उसको अपनाने का तरीका बड़े पैमाने पर देश भर में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन भी कहते हैं इनको, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने की थी। इसी अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से भारत के लिए स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया और उसका जो है लक्ष्य सामने रखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे जो भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य थे में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था बताइए। प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, बी। तो ब्रिटिश भारत जब था, जहाँ सीधे अंग्रेजों का राज्य था, में तो आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन जो हिस्से राजवारों के अंदर था जिसको प्रिंसली स्टेट कहते थे, तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने क्या किया था, अपने अधिकारों और लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो इन राजाओं के क्षेत्रों में चलने वाले आंदोलन को जो है सामूहिक रूप से प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। ठीक है, स्टेट्स पीपल्स मूवमेंट कहा गया इंग्लिश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि गलत है, यही पूछ रहा है। तो सही जो इसका उत्तर यानी गलत जो है वो है सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हुआ ये कि जो ऑप्शन है अपना ए, चौरा चौरी कांड के कारण जो है गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक, अब बी भी जो है सही है। कैसे, तो गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन समारोह में दिया था। तो इससे दो बात पता चली, BHU का स्थापना कब हुआ, 1916। ठीक, तो सी तो गलत है ही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी को मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था, न कि 1921 में, इसीलिए यह कथन जो है पूरी तरह गलत है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो इनके द्वारा किया गया था अल हिलाल को, बी जो है वही होगा इसका सही आंसर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक भी थे, बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे थे।
उन्होंने 1912 में उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक यानी वीकली न्यूज़पेपर शुरू की थी जिसका नाम था अल हिलाल। इसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समुदाय जो है उसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना और ब्रिटिश विरोधी जो विचार है उसको फैलाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो बताइए। सही उत्तर है डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है बात यहाँ पे। अब क्या क्या बात है, देखिए, इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम, खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया। बिल्कुल सही। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया। बिल्कुल सही। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया। बिल्कुल सही। तो कौन होगा? तीनों कथन सही है, तो डी होगा। ठीक है। अब अंग्रेज क्या करते थे कि ये दावा करते थे कि भारतीय लोग हमेशा से पिछड़े रहे हैं, खुद पर राज नहीं कर सकते, उनको राज करना नहीं आता, वो हमेशा से किसी के अधीन रहे हैं। तो 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ, भारतीय इतिहासकार जो थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि भारत के वास्तविक इतिहास को दोबारा लिखा। तो उन्होंने ये साबित किया कि भारत का जो अतीत था, जैसे कि मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश के समय जो था पूरे भारत पे शासन करता था मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, 3री 4थी शताब्दी, 5वीं 6ठी शताब्दी तक रहा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बना, बहुत गौरवशाली था। ठीक है, तो इससे जो है लोगों के मन में अपने देश के प्रति हीन भावना खत्म हो गई और देश को आज़ाद कराने का जो जज्बा पैदा होने लगा। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए डी आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर कहता है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, बस इतना ही जानना है। तो बताइए। तो इसमें 2 कथन गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, बिल्कुल गलत। ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो क्या है सही वो भी जान लेते हैं। तो कथन 1 गलत है क्योंकि शहरों में जो है इस आंदोलन में मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास व्यापारियों, छोटे दुकानदारों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ये केवल अमीरों तक सीमित नहीं था। ठीक है, और कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि मद्रास की जस्टिस पार्टी जो है वो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी, यानी जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे उनकी पार्टी थी। ठीक है, और उसने काउंसिल चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। उनका मानना था कि काउंसिल में जाकर वे अपने अधिकारों की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो कथन सी जो है लास्ट वाला जो 3 है, ठीक, वो सही है। छात्रों, शिक्षकों, वकीलों ने बड़े पैमाने पर सरकारी संस्थाओं का त्याग किया था। तो इस तरह 1, 2 जो है गलत है, इसलिए सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है कि एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो है कौन? बताइए आप। उनके बारे में लिखा गया है और आपको पहचानना है। तो वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, सी होगा सही आंसर। तो बाबा रामचंद्र जो है अवध उत्तर प्रदेश के एक बेहद लोकप्रिय किसान नेता थे। ठीक है, उन्होंने शुरुआती दिनों में फिजी देश में एक बंधुआ या गिरमिटिया मजदूर उस समय जो होते थे, ठीक है, उनके रूप में काम किया था। और जब वे भारत लौटे तो उन्होंने किसानों को संगठित करने के लिए रामायण के छंदों का इस्तेमाल किया था ताकि लोग अपनी अस्मिता को समझें। और उन्होंने 1920 में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया था। तो 2 बातें पता चली, एक तो बाबा रामचंद्र के बारे में पता चला, दूसरा कि 1920 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर किस सभा का गठन किया था? अवध किसान सभा का। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई होगी, आपको क्या लगता है? भीमराव अम्बेडकर? नहीं, महात्मा गांधी। ऐसा नहीं कि भीमराव अम्बेडकर लगा के चले आए।
तो महात्मा गांधी ने की थी, बी इसका आंसर है। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया कि अछूतों को, और जो भी अछूत समझे जाने वाले लोग थे, ठीक है, उसके सामाजिक सुधार और भेदभाव को मिटाने के लिए अपना पूरा समय देने का फैसला किया उन्होंने। और उन्होंने इन वर्गों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग नाम दिया, आज भी हम लोग हरिजन कहते हैं। और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, साथ ही हरिजन नाम से एक पत्रिका भी निकाली। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? बताइए 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 बताइए। तो इसका आंसर है डी, ठीक। जो वास्तविक ऐतिहासिक जो डेट है वो है जून 1948 तक, ठीक। तो ब्रिटेन के तत्कालीन जो उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा था कि अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंपकर पूरी तरह भारत छोड़ देंगे। चूँकि यहाँ पे विकल्प सी जो है वो जून 1948 सीधा लिखा हुआ है, इसीलिए वही होगा, साफ तौर पर दिया हुआ है, इसलिए सीधे सीधे जो है सटीक आंसर जो होना चाहिए वो सी होता है। लेकिन कुछ उत्तर पुस्तिका उस समय जो थी वो विशिष्ट घटनाक्रम को देखते हुए विकल्प के प्रारूप के आधार पर डी सी को भी मानते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक तो तथ्य है कि जून 1948 में हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जनवरी मतलब साल जो था वो, महीना जो था वो अभी तक कंफर्म नहीं है, 1948 था। तो इस दोनों को माना गया है सही, बी और सी को। तो डी जो है वो सही माना गया है बीपीएससी की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। वो कहता है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? अब बिहार में स्वराज दल किसने की थी बताइए। श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल शाह ने, या बंकिम चंद्र मित्र ने, या फिर इनमें से एक से अधिक लोगों ने, या फिर किसी ने नहीं? तो आंसर है किसी ने नहीं, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना श्री नारायण प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम तो है ही नहीं। चलिए, तो देश के स्तर पर 1923 में क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसी की एक शाखा जो है बिहार में भी खुली। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष जो थे वो श्री नारायण प्रसाद थे, और सचिव जो थे वो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। बाद में श्री कृष्ण सिंह ने भी इसके तहत काम किया, इससे जुड़ के, लेकिन स्थापना का मुख्य श्रेय जो है वो नारायण प्रसाद को ही जाता है। चूँकि उनका नाम विकल्पों में नहीं है, इसलिए डी, इसलिए ई आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ, उसके दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर यानी किस टैक्स का विरोध करने का विकल्प चुना था? बताइए। हाथी, विकास, मलबा, उपयुक्त में से क्या? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है इसका आंसर, ठीक है। वो असल में हाथी, विकास, मलबा नहीं था, चौकीदार टैक्स था, ठीक है। तो बिहार के पास समुद्र तट नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने मिट्टी से ही जो है सोरा बनाया, सॉल्ट पीटर बनाया, और उससे नमक बनाकर कानून तोड़ दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चौकीदार का जो टैक्स लिया जाता, चौकीदारी जो कर लिया जाता था, वो भी देने से साफ मना कर दिया। और यह आंदोलन जो है बिहार में बेहद ही सफल रहा। चूँकि चौकीदार टैक्स जो है वो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर होगा ई। अब 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? बताइए। कारण क्या था? कारण था बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो 1937 के चुनाव के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह ने वे जेलों में बंद जो भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिक कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको कहते हैं, उनको रिहा करना चाहते थे। लेकिन बिहार के जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस समय इस फैसले को रोक देते हैं। तो इस फैसले के रोकने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस बात का विरोध जताते हुए फरवरी 1938 में पूरी की पूरी जो सरकार होती है कि श्री कृष्ण सिंह की, वो इस्तीफा दे देती है, ठीक है। बाद में
मांग पूरी हो जाती है तो इस्तीफा वापस ले लेते हैं, लेकिन उस समय इस्तीफा दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बताइए। ये कहानी है बतख मियाँ ए। ठीक है, ए होगा इसका। तो बहुत ही गौरवशाली और अनसुना ऐतिहासिक तथ्य है। चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, उसके समय एक ब्रिटिश नील कारखाने के मैनेजर ने यानी इरविन ने गांधी जी को रात के खाने पे बुलाया, और रसोइया जो था उस समय बतख मियाँ था, उसको बोला कि जहर दे दो, ठीक है, खाने में जहर मिला दो, और उसने नहीं मिलाया। ठीक, समझ गए? तो इस तरह उन्होंने जो है जान बचाई गांधी जी की। बाकी गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको जो है बाद में उन्होंने बताया कि इस तरह का चाल चला गया था आपके खिलाफ। इसके कारण बेचारे को जुल्म भी सहना पड़ा, बहुत अंग्रेजों ने खूब पीटा। खैर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये किया था ए, स्वामी विद्यानंद। तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार के उत्तरी इलाकों, विशेषकर दरभंगा राज्य के खिलाफ में जो है किसानों को अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एकजुट करने का काम किया था स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, बिहार के सबसे बड़े किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन वे 1929 से 30 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मतलब एक्टिव थे, ज़्यादा सक्रिय हुए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इस दौर में किसानों की कमान जो है स्वामी विद्यानंद के हाथों में थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, और कहता है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बताइए। न तक्षशिला कहा जाता था, क्योंकि ये तक्षशिला कहाँ था? अफगानिस्तान। चोल नीचे, अनर्थ भी नहीं कहा जाता था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। असल में दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का जो मैदानी इलाका था उसे ऐतिहासिक रूप से मगध के नाम से जाना जाता था, जो बाद में भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। चूंकि मगध दिए गए विकल्प में नहीं है तो इसलिए ई आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो है पता नहीं है, क्योंकि लगभग 3000 वर्ष पूर्व यानी 1000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ था। तो 1000 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए आंसर होगा फिर से ई। ठीक, तो आयरन एज के इस्तेमाल का पुख्ता सबूत उत्तर वैदिक काल यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले यानी 1000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। विकल्प में नहीं दिया गया, इसलिए ई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो बताइए किसने? कनिष्क ने की थी, रुद्र दमन ने की थी, या हर्ष ने की थी? तो सही आंसर है रुद्र दमन। ठीक, गुजरात के जूनागढ़ में संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन शिलालेख मिला है जो शक शासक, ठीक है, रुद्र दामन का है। इस शिलालेख से पता चलता है कि मौर्य काल में जो बनी थी सुदर्शन झील, उसका बांध का जब भारी बारिश से बांध टूट गया तो रुद्र दामन ने जनता पर बिना कोई नया टैक्स लगाए अपने खर्चे से उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, बाकी 44 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? बताइए। गुप्त कला, राष्ट्रकूट, मौर्य कला? सही है, गुप्त कला। ए, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है और इलाहाबाद का प्रयागराज का गढ़वा मंदिर भारत में मंदिर निर्माण शैली के शुरुआती और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह सब गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता पीरियड के दौरान बने थे, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बाकी चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, और कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, सही बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, यहीं पे गलत हो गया। द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच थोड़ी हुआ था।
समझ गए? तो सही जो है वो है पानीपत का पहला युद्ध 1926 में हुआ। अब बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हारता है और बाबर जो है यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है वो 1556 में होता है। अकबर का प्रतिनिधि कौन था? बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था, ना कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। ठीक है, तो मिल गया हमको। बाकी तीसरा भी सही है, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का जो युद्ध है अकबर के बीच। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? बताइए। गांव के सरपंच के लिए। सी आंसर इसका। तो दिल्ली सल्तनत के समय ग्रामीण प्रशासन में जो गांव का मुख्य मुखिया होता था, प्रधान होता था या सरपंच होता था, उसे मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। इनका मुख्य काम गांव से लगान यानी टैक्स वसूलने में सरकारी अधिकारियों की मदद करना होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तबकात अकबरी ये लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। ए, ठीक है, तो इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक किताब की रचना जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने की थी। इतिहासकार इसे इसलिए ज़्यादा निष्पक्ष और विश्वसनीय मानते हैं क्योंकि अबुल फजल जो है अकबर के बहुत करीबी दरबारी थे, जबकि निज़ामुद्दीन अहमद ने इतिहास को बिना किसी अतिशयोक्ति यानी बायस्ड हुए तारीफों के सीधे शब्दों में नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? बताइए। सी कृष्णदेव राय ने। तो तुलुव राजवंश के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के वैभव को और बढ़ाया। उन्होंने अपनी माता नागला देवी के सम्मान में विजयनगर के मुख्य शहर के पास ही नगालपुरम नामक एक उपनगर यानी सब अर्बन टाउन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो बताइए। सही उत्तर है सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक, कार्मेल। बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, एक दो फैक्ट है। तो 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज होता है स्थापना, और यह बिहार का पहला महिला कॉलेज था। इसकी स्थापना जो है सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल नामक कैथोलिक धार्मिक संस्था थी, उसके द्वारा की गई थी, जिसमें बिशप B.J. सुलिवन की मुख्य भूमिका थी। अब आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस वीडियो के, वो है 50वां नंबर क्वेश्चन, और कहता है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सबको पता है, सिरिल रेडक्लिफ। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज़ादी के समय जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, तो ये जो थे ये भाई साहब जो एडवोकेट थे, इनको बुलाया गया, वकील थे, इनको बुलाया गया कि भाई भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारा कर दो, दोनों के बीच से सीमा जो है खींच दो, और ये अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर 51 यानी 51 से 100 तक आपको मिलेगा व्याख्या। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दो यार।